यात्रीगण कृपया अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। अब हम उड़ान भरने जा रहे हैं। फ्लाइट अटेंडेंट के इस अनाउंसमेंट के बाद कनाडा के मॉन्ट्रियल एयरपोर्ट से एक फ्लाइट टेक ऑफ करती है। फ्लाइट में सवार 329 लोगों ने सोचा भी नहीं था कि वह सुरक्षा की पेटी नहीं बल्कि मौत की पेटी बांध रहे हैं। किसी ने नहीं सोचा था कि उनका यह सफर जिंदगी का आखिरी सफर होने जा रहा है। उनके जीवन का अंत ऐसी जगह होने वाला है जहां उनकी चीखों को सुनने वाला भी कोई नहीं होगा। जिस एयर इंडिया की फ्लाइट में ये यात्री सफर कर रहे थे उसका डेस्टिनेशन था मुंबई, लेकिन बीच में फ्लाइट को लंदन में होल्ड लेना था। इसीलिए फ्लाइट ने आयरलैंड के एयर स्पेस में एंटर किया, लेकिन आयरिश कोस्ट के करीब 200 मील की दूरी पर ही एक अनहोनी हो गई। आशंका सही साबित हुई। प्लेन 31,000 फीट की ऊंचाई पर ही फट गया और सीधे समंदर में गिरा। वह शांत गहरा अटलांटिक महासागर उस दिन 329 लोगों के लिए कब्रगाह बन गया। आप सभी के मन में भी वही सवाल आया होगा जो मेरे मन में आया है कि आखिर यह सब कैसे हो गया। इन मासूमों की मौत का जिम्मेदार आखिर कौन है? आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे 1985 के एयर इंडिया के उस बमिंग के बारे में जिसकी चीखें आज भी रह रह कर सुनाई देती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, एयर इंडिया फ्लाइट 182 कनिष्का प्लेन क्रैश। What happened with Air India Flight 182 कनिष्का in 1985? तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है साल 1985 से। मंजीत सिंह नाम का एक शख्स दोपहर 3:30 पर कनाडा के वैंकूवर शहर से टोरंटो जाने के लिए एयरपोर्ट पर चेक इन करता है। टिकट कंफर्म नहीं होने पर वो एयरपोर्ट पर मौजूद एजेंट से गुजारिश करने लगता है कि उसे नहीं तो कम से कम उसके सामान को टोरंटो से भारत जाने वाली एयर इंडिया फ्लाइट 182 सम्राट कनिष्क में भिजवा दिया जाए। दरअसल मंजीत के टिकट में नाम MC लिखा हुआ था, जिसकी वजह से उसका टिकट कंफर्म नहीं हुआ था। मंजीत चाहता था कि उसका बैगेज सीधे एयर इंडिया फ्लाइट की चेक इन कर दिया जाए ताकि टोरंटो में उसे दोबारा परेशानी ना उठानी पड़े। लेकिन दिक्कत यह थी कि मंजीत का टिकट वेटिंग पर था। एयरपोर्ट एजेंट जेनी एडम्स ने मंजीत को बताया कि वेटिंग टिकट पर डायरेक्ट बैगेज चेक इन नहीं कर सकते हैं, लेकिन मंजीत अपनी बात पर अड़ गया क्योंकि उसका टिकट बिजनेस क्लास में था। इसलिए काफ़ी आनाकानी के बाद एयरपोर्ट पर एजेंट जेनी एडम्स ने चेक इन कराने को राजी हो गया और मंजीत का सूटकेस चेक इन हो गया। इसके बाद मंजीत सूटकेस का चेक इन कराता है और वह आसानी से अपने मकसद में कामयाब हो गया। इस तरह उसका सामान वैंकूवर से टोरंटो जाने वाली फ्लाइट में रख दिया गया था। लगभग 3 घंटे बाद फ्लाइट टोरंटो के लिए रवाना होती है। सिंह विमान में भले ही नहीं था, लेकिन उसका सूटकेस वहां मौजूद था। यह फ्लाइट रात 8:22 पर टोरंटो पहुंचती है। उसके बाद टोरंटो से भारत जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट 182 यानी कनिष्क विमान में यात्रियों को शिफ्ट किया जाता है। साथ ही टोरंटो में एयर इंडिया का स्टाफ सामान की चेकिंग करते हुए सामान को भी शिफ्ट करने लगता है। लेकिन जैसे ही मंजीत का बैग आता है, इत्तेफाक से एक्सरे मशीन खराब हो जाती है, जिसके बाद एक हैंड हेल्ड स्कैनर से सामान को चेक किया जाता है। इस दौरान मंजीत के बैग के पास हल्की सी बीप की आवाज भी आती है, लेकिन कर्मचारी उसे इग्नोर कर देते हैं। मंजीत का बैग एयर इंडिया फ्लाइट 182 में चढ़ा दिया जाता है। रात 12:15 पर एयर इंडिया की फ्लाइट 182 कनिष्क टोरंटो से उड़ान भरती है और मॉन्ट्रियल के लिए रवाना होती है। इसके बाद यहां से यह विमान लंदन के हीथ्रो हवाई अड्डे के लिए उड़ान भरता है। इस फ्लाइट में कुल 307 यात्री और 22 क्रू मेंबर सवार थे, जिनमें से 268 कनाडा के नागरिक थे जो ज्यादातर भारतीय मूल के थे। इसके साथ ही उनमें से लगभग 84 बच्चे थे जो भारत अपने नाती रिश्तेदारों से मिलने जा रहे थे। सब कुछ वैसा ही था जैसा अमूमन एक फ्लाइट के अंदर होता है। विमान करीब 10,000 फीट की ऊंचाई पर आयरिश हवाई इलाके में उड़ रहा था। विमान को लंदन के हीथ्रो हवाई अड्डे पर स्टे कराने के सभी इंतजाम पूरे किए जा चुके थे। प्लेन लंदन के हीथ्रो हवाई अड्डे से करीब 45 मिनट की दूरी पर था और ब्रिटेन के समय के मुताबिक सुबह के 8:16 का वक्त हुआ था कि तभी प्लेन रडार से गायब हो गया। कंट्रोल रूम ने उसे रूट पर उड़ रहे 2 दूसरे फ्लाइट से कनेक्ट कर एयर इंडिया फ्लाइट्स के बारे में पता करने की कोशिश की कि क्या उन्होंने इस रूट पर कहीं भी एयर इंडिया की फ्लाइट 182 को देखा है, लेकिन उन दोनों फ्लाइट्स के पायलट ने जवाब में नहीं कहा। फ्लाइट्स का पता लगाने के लिए सभी तरह की कोशिश की गई, लेकिन सभी कोशिशें नाकाम साबित हुई। किसी तरह का कोई जवाब नहीं मिला।
इसके बाद कंट्रोल रूम में बेचैनी बढ़ गई। सभी के माथे पर चिंता की लकीरें साफ तौर पर देखी जा रही थी। कुछ ही लम्हों में ब्रिटेन के एक कार्गो शिप के पायलट का कंट्रोल रूम में एक मैसेज आता है। इस मैसेज के मिलते ही हीथ्रो एयर कंट्रोल रूम में अफरा तफरी मच जाती है। खबर चौंकाने वाली थी। दरअसल कार्गो शिप के पायलट ने बताया कि उसे फ्लाइट 182 का मलबा अटलांटिक महासागर में दिखा है। बाद में जांच के दौरान पता चला कि जैसे ही यह विमान आयरलैंड के समुद्री तट पर पहुंचा तभी उसमें एक तेज धमाका हुआ। इस वक्त यह विमान 31,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था। धमाका इतना जबरदस्त था कि पूरा विमान आग के गोले में बदल गया। इसमें सवार कोई यात्री जिंदा नहीं बच पाया। विमान कागज की तरह टुकड़ों में बिखर चुका था। लाइफ सेविंग जैकेट्स पहने लाशें अटलांटिक महासागर में यहाँ वहां तैरती दिख रही थी। डरावनी धाराओं में लाशें हिचकोले खा रही थी। भारत के 22 क्रू मेंबर समेत विमान में सवार 329 लोग समंदर में आगोश में मौत की नींद सो चुके थे। उधर वैंकूवर में 22 जून की दोपहर को यही स्क्रिप्ट दोहराई जा रही थी। अब की एलसी नाम का एक आदमी आता है और कैनेडियन पैसिफिक एयरलाइंस में एक दूसरा सूटकेस चेक इन कराता है। यह फ्लाइट टोक्यो जा रही थी, जहां से एलसी ने एयर इंडिया की फ्लाइट 301 में एक कनेक्टिंग टिकट बुक करवाई थी। अब की बार भी वही हुआ। कैनेडियन पैसिफिक एयरलाइंस के साथ सूटकेस तो टोक्यो पहुंच गया, लेकिन एलसी नहीं पहुंचा। यह सूटकेस भी एयर इंडिया की फ्लाइट में चढ़ा दिया गया, लेकिन यहाँ एलसी से गलती हो गई। कनाडा और अमेरिका में डे लाइट सेविंग चलती, यानी गर्मियों में घड़ियों को 1 घंटा आगे कर दिया जाता है और ठंड में 1 घंटा पीछे। लेकिन टोक्यो में डे लाइट सेविंग का नियम नहीं है, इसलिए जब सूटकेस टोक्यो में बैगेज एरिया में थी तभी उसमें विस्फोट हो गया। क्योंकि टाइमर लगाते वक्त डे लाइट सेविंग का ध्यान नहीं रखा गया था, इसलिए वक्त से पहले ही सूटकेस में विस्फोट हो गया। इस घटना में 2 लोगों की जान गई और किस्मत से एयर इंडिया फ्लाइट 301 के सभी यात्रियों की जान बच गई। जिस समय टोक्यो में विस्फोट की खबर आई, एयर इंडिया फ्लाइट 182 यानी सम्राट कनिष्क आयरलैंड के आसमान में थी और लंदन की ओर जा रही थी, इसलिए इस खबर के बारे में किसी को नहीं पता था। लेकिन कुछ ही समय बाद यह खबर सामने आई और खबर मिलते ही बचाव दल ने अपना अभियान शुरू किया। विमान का मलबा बीच समंदर में फैला हुआ था। जब तक बचाव दल पहुंचा, उन्होंने सिर्फ 141 लोगों की लाशें मिल पाई, जिनमें नवजात बच्चे भी थे। बाकी बचे लोगों को समंदर की लहरें दूर ले गई और उन्हें कभी खोजा ना जा सका। पोस्टमार्टम में पता चला कि कुछ लोगों की जान ऑक्सीजन की कमी से हुई तो कुछ लोग पानी में डूबकर मर गए थे। यह धमाका उस वक्त का एविएशन से जुड़ा सबसे बड़ा आतंकी हमला था। 329 बेगुनाह लोगों की मौत का आरोप कनाडा से ऑपरेट किए जाने वाले खालिस्तानी आतंकवादियों पर लगा था। What did the investigation encounter? इस घटना के बाद तहकीकात शुरू हुई तो पूरी कहानी का पर्दाफाश हुआ कि आखिर कैसे इस आतंकवादी साजिश को अंजाम देने के लिए फ्लाइट्स को निशाना बनाया गया था। कैसे हुई थी इस आतंकी हमले की प्लानिंग और कौन था आतंकी हमले के पीछे। दोस्तों, ये जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। 1985 जून के शुरुआती हफ्ते में राजीव गांधी अमेरिका का दौरा करने वाले थे। तभी ऑपरेशन ब्लू स्टार की पहली बरसी भी आने वाली थी, इसलिए अमेरिका और कनाडा में राजीव गांधी की सुरक्षा का कड़ा बंदोबस्त किया गया था। कनाडा में बब्बर खालसा नाम के एक आतंकी संगठन पर खास नजर थी, जिसका हेड था तलविंदर सिंह परमार, जो साल 1970 में तलविंदर पंजाब से कनाडा आया था, जिसके कुछ समय बाद उसने वहां की स्थायी नागरिकता ले ली। 1978 में उसने बब्बर खालसा इंटरनेशनल की शुरुआत की। यह एक चरमपंथी सिख संगठन था जिसकी मांग थी सिखों के लिए एक अलग देश खालिस्तान की। साल 1981 में तलविंदर ने पंजाब पुलिस के 2 अफसरों की हत्या कर दी थी, जिसके बाद 1983 में जर्मनी में उसे गिरफ्तार कर लिया गया था, जहां उसने कुछ दिन जेल में बिताए और 1984 में रिहा होकर वापस कनाडा आ गया। इसलिए भारत सरकार ने उसके एक्स्ट्राडिशन की कोशिश की, लेकिन कनाडा सरकार राजी नहीं हुई। राजीव गांधी के दौरे से कुछ समय पहले ही कनाडा सीक्रेट पुलिस ने तलविंदर पर नजर रखना शुरू कर दिया था। उन्होंने पाया कि तलविंदर कुछ लोगों से मुलाकात कर रहा था। इनमें से एक शख्स का नाम था इंद्रजीत सिंह रियात। कुछ और लोगों के नाम भी शामिल थे, मसलन हरदीप सिंह जोहाल, जो एक स्कूल में जैनिटर यानी कि चौकीदार का काम करता था, रिपु दमन सिंह मलिक, जो कनाडा की सिख कम्युनिटी में काफी रसूख रखता था और खालिस्तान आंदोलन से अंदर तक जड़ा था। इसके अलावा एक और शख्स था अजय सिंह बागरी,
1984 सिख दंगों के बाद बागरी ने एक भाषण के दौरान कहा था कि वह 50,000 हिंदुओं की हत्या कर बदला लेगा। यह सभी पुलिस के रडार पर थे, लेकिन राजीव गांधी का दौरा खत्म होते ही पुलिस ने इन पर नजर रखना बंद कर दिया। यह कनाडा की सुरक्षा एजेंसियों से भारी चूक हुई। वह माहौल की गंभीरता को समझने में चूक कर गई। इसके साथ ही कनाडा के कई गुरुद्वारों से खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे थे। खुलेआम बब्बर खालसा संगठन एयर इंडिया में यात्रा न करने की चेतावनी जारी कर रहा था। इसके बावजूद कनाडा की सुरक्षा एजेंसी इस बात का पता तक नहीं लगा पाई। इतना ही नहीं, इस घटना से पहले परमार ने खालिस्तानियों की एक मीटिंग में कहा था कि एयर इंडिया के प्लेन बीच आसमान में टपकेंगे। इसकी जानकारी होने के बावजूद घटना से पहले और बाद में परमार पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। कनाडा की पुलिस चुपचाप उसे इस तरह की चेतावनी देते हुए देखती रही। यहाँ तक कि घटना से 2 हफ्ते पहले रॉ ने कनाडिया सुरक्षा एजेंसियों को इस मामले में आगाह भी किया था और साथ में यह भी बताया था कि प्लेन पर हमला हो सकता है, लेकिन फिर भी उन्होंने इस मामले में चूक की। प्लेन अटैक के दिन यानी 23 जून तक पुलिस ने तलविंदर सिंह परमार का फोन टैप किया हुआ था। हमले के 4 दिन पहले उन्होंने फोन पर तलविंदर को किसी को कहते सुना कि कहानी लिख दी है। दूसरी तरफ से जवाब आया नहीं। इस पर तलविंदर ने जवाब दिया, लिख दो। हमले के 1 दिन पहले तलविंदर के पास एक और कॉल आया जिसमें दूसरी तरफ से कहा गया, कहानी लिख दी है, देखना है तो आ जाओ। दूसरी तरफ से बोलने वाले शख्स का नाम था हरदीप सिंह जोहल और कहानी लिख देने से यहाँ मतलब था फ्लाइट में टिकट बुक कराने का। बम तैयार करने की जिम्मेदारी थी इंद्रजीत सिंह रियाद की। ब्रिटिश कोलंबिया में रहने वाला इंद्रजीत ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद सबसे कहते हुए घूम रहा था कि भारत से बदला लेना है। उसने बाकायदा बम बनाने का सामान भी लोकल स्टोर से ही खरीदा था, लेकिन इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। जांच में सामने आया कि बम सूटकेस के अंदर फिट करके कॉकपिट के एकदम नजदीक रखा गया था, क्योंकि सबसे ज्यादा नुकसान कॉकपिट वाली साइड में ही हुआ था। विमान का ब्लैक बॉक्स धमाके में तकरीबन नष्ट हो चुका था। कॉकपिट की तरफ बैठे अधिकतर लोग विस्फोट के साथ ही आसमान में मारे जा चुके थे और जो कॉकपिट से दूर बैठे थे वह समंदर में गिरकर मर चुके थे, लेकिन पानी उनकी कब्र बन गया था। भारत सरकार ने भी इस घटना की जांच के लिए एक अलग से कमेटी बनाई थी। पूर्व जज BN किरपाल के नेतृत्व में बनी इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि इंजन की खराबी नहीं बल्कि आतंकी हमले में एयर इंडिया का विमान 182 हादसे का शिकार हुआ था। इस घटना का मास्टरमाइंड बब्बर खालसा इंटरनेशनल के नेता तलविंदर सिंह परमार को बताया गया था, जिसके बाद 8 नवंबर 1985 को रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस यानी RCMP और इंटेलिजेंस सर्विस एयर इंडिया बमिंग केस में बब्बर खालसा इंटरनेशनल संगठन के हेड तलविंदर सिंह परमार और इंद्रजीत सिंह रियाद के घर पर रेड डालती है और फिर उनकी गिरफ्तारी की जाती है। तब तक इस घटना में उन दोनों के हाथ होने के कई तरह की बातें सामने आती है। इसके बावजूद सबूतों की कमी बताकर दोनों को छोड़ दिया जाता है। केवल रियाद पर $2000 का जुर्माना लगाया जाता है, वह भी किसी दूसरे मामले में। इसके बाद रियाद इंग्लैंड में जा बसा। फरवरी 1988 में एक बार फिर आरोपी इंद्रजीत सिंह रियाद, जो पेशे से एक मैकेनिक था, उसे गिरफ्तार किया जाता है। उसे नारिटा एयरपोर्ट, जो कि जापान में है, वहां पर हुए धमाके का दोषी पाया जाता है। उसे कनाडा लाकर ट्रायल शुरू किया जाता है। जांच के बाद उसे 10 साल की सजा सुनाई जाती है। 2001 में रियाद पर फिर से एयर इंडिया बमिंग के मामले में आरोप तय किए जाते हैं और 2003 में कोर्ट ने उसे दोषी पाया और उसे 5 अतिरिक्त साल के लिए सजा सुनाई। एयर इंडिया के बमिंग की इस दर्दनाक घटना के पहले से ही कनाडा की सीक्रेट सर्विस परमार और इंद्रजीत सिंह पर नजर रखे हुए थी। 23 जून को इस घटना के पहले 4 जून को कनाडा की सीक्रेट सर्विस ने दोनों को वैंकूवर आइलैंड के एक जंगल में जाते हुए देखा था। रिपोर्ट के मुताबिक वहां उन्होंने विस्फोट का टेस्ट किया था। हालांकि सीक्रेट सर्विस ने इसे एक गनशॉट समझा और इसकी जानकारी पुलिस से शेयर नहीं की। इस घटना में परमार का नाम सामने आने के बाद सीक्रेट सर्विस ने कहा था कि उन्हें सिर्फ दोनों खालिस्तानियों पर नजर रखने के लिए निर्देश दिए गए थे, ना कि उन पर कार्रवाई करने के। कनाडा से रिहा होने के बाद परमार पाकिस्तान चला गया। वहां से वह साल 1992 में भारत पहुंचा। यहाँ मुंबई में एक पुलिस एनकाउंटर में उसकी मौत हो गई। CBC न्यूज के मुताबिक मौत के कुछ समय पहले परमार पुलिस की हिरासत में था और उससे एयर इंडिया बमिंग के बारे में पूछताछ की गई थी। इस घटना ने खालिस्तान चरमपंथियों के बीच एक नई थ्योरी को जन्म दिया।
इस थ्योरी के अनुसार परमार भारत का एजेंट था और उसने प्लेन गिराने की साजिश इसलिए रची थी कि खालिस्तान आंदोलन को डिस्क्रेडिट किया जा सके। जबकि भारत में जैन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में पाया था कि परमार कई बार राजीव गांधी की हत्या का प्लान बना चुका था। साल 2000 में कनाडा पुलिस ने रिपोर्ट रिपु दमन सिंह नाम के एक बिजनेसमैन और एक मिल में काम करने वाले अजब सिंह बागरी को एयर इंडिया बमिंग मामले में गिरफ्तार किया था। इन पर फर्स्ट डिग्री मर्डर के चार्जेस लगाए गए थे। हालांकि 2005 में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस इयान जोसेफसन ने कहा कि उनके खिलाफ पुख्ता सबूत नहीं है, जबकि FBI के इन्फॉर्मर ने बताया कि घटना के कुछ ही दिन बाद बागरी ने कहा था कि यह काम उन्होंने ही करवाया है। 2006 में कनाडा की सरकार एयर इंडिया बमिंग में एक पब्लिक इंक्वायरी का गठन करती है। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जॉन सी मेजर इसका नेतृत्व करते हैं। वह 2010 में एक 3200 पन्नों की रिपोर्ट जारी करते हैं। वह सरकार और सिक्योरिटी एजेंसी को इसके लिए जिम्मेदार बताते हैं। वह कहते हैं कि सरकारों ने मृतकों के परिवारों के साथ दुश्मनों की तरह व्यवहार किया है। कोर्ट का फैसला सुनाती है कि परमार इस पूरी बमिंग का मास्टरमाइंड था। इंक्वायरी ने अपनी रिपोर्ट में कनाडा में सुरक्षा व्यवस्था की कमियों को इस घटना के लिए जिम्मेदार ठहराया था। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस जॉन मेजर ने 2010 में कहा था कि कनाडा सरकार को इसकी जिम्मेदारी लेने की जरूरत है। जॉन मेजर ने इस हादसे के लिए कनाडा सरकार, रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस और कैनेडियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विसेज को जिम्मेदार ठहराया था। इंक्वायरी के बाद 2010 में कनाडा की सरकार पीड़ितों से औपचारिक तौर पर माफी मांगती है। इस मामले में आरोपी रिपु दमन की 2022 में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। कंक्लूजन। तो दोस्तों, यह थी वह घटना जो आज भी भारत और कनाडा के बीच एक दीवार की तरह खड़ी है। भारत और कनाडा के खराब होते रिश्ते की नींव इसी घटना के बाद पड़ी थी। भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की चेतावनी होने के बावजूद पूर्व PM पियरे ट्रूडो की अनदेखी के कारण कैसे एयर इंडिया का यात्री विमान कनिष्क बड़े हादसे का शिकार बना। आज तक कनाडा इस घटना की जांच कभी पूरी नहीं कर पाया और आज तक हादसे के किसी भी आरोपी को सजा नहीं हो पाई है। जब भारत की ओर से CBI ने हादसे की जांच करने की कोशिश की तो कनाडा ने कानून का सहारा लेकर रुकावटें खड़ी की और जांच पूरी नहीं होने दी। दोस्तों, भारत और कनाडा के बीच जैसे जैसे तल्खियां बढ़ रही है, एक दूसरे पर बयानबाजी और प्रतिबंधों का दौर भी बढ़ता जा रहा है और साथ ही बढ़ रही है कनाडा में रह रहे हिंदू समुदाय की मुश्किलें। ऐसे में भारत सरकार को अपनी डिप्लोमेसी का इस्तेमाल कर इस समस्या को हल करने की जरूरत है। दोस्तों, इस घटना के बाद कनाडा सरकार के रवैये पर आपका क्या मानना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए आपका अपना यूट्यूब चैनल नो विद निशित, एम्पावरिंग माइंड्स अनविलिंग ट्रूथ्स। नमस्कार, जय हिंद, जय मां भारती।